गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेडसेल इंडिया स्कूल के होम लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं वंजारा आशा। हमने आगे के वीडियो में गुजरात में उग्र क्रांति आंदोलन पढ़े। आज हम विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, भारत को अंग्रेजों के शासन से मुक्ति दिलाने के लिए विदेशों में भी क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत में शुरू हुई उग्र क्रांतिकारी प्रवृत्तियों भारत के बाहर ठेठ इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, मलयालम, सिंगापुर, अफगानिस्तान, रूस आदि देशों तक फैली। विदेश में क्रांतिकारी प्रवृत्तियों और सक्रिय क्रांतिकारियों के नाम: श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदनलाल धिंगेरा, वीर सावरकर, लाला हरदयाल, उमत सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, मैडम भिकाजी कामा, सरदार सिंह राणा, मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बिस्सिक, चंपक रमन पिल्लाई, डॉक्टर मथुरा सिंह, खुदा बख्शक जैसे क्रांतिकारी जुड़े हुए थे। अब हम विदेश में क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ पढ़ेंगे। विदेशों में होने वाली क्रांतिकारी प्रवृत्तियों द्वारा भारत की क्रांतिकारी प्रवृत्तियों को गति मिली थी। इंग्लैंड से गुप्त रूप से रसोइयों के बिस्तर में पिस्तौल शस्त्र भारत भेजे जाते थे। क्रांतिकारियों की आलोचना करने वाले अंग्रेज विलियम वायलोलो की मदनलाल धिंगेरा ने हत्या की। 1907 में अमेरिका के अफ्रीकान ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग स्थापित की गई, जिसके बाद लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का नाम रखा गया। 4 भाषाओं में गदर स्थापित की शुरुआत की गई। इस प्रवृत्तियों में ताकानाथ दास और गदानाथ सिंह में शामिल हुए। जर्मन में चंपक राणा पिल्लाई ने हिंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल की रचना करके मुख्यालय बनाया। वहां से भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई गई। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी परिषद में सर्वप्रथम मैडम कामा ने तैयार किया गया राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर काम चलाऊ स्वतंत्र सरकार की रचना की गई, जिसमें बदकुल्ला अब्दुल्ला कमा, मौलाना विख्तर शमशेर सिंह, डॉक्टर मधुर सिंह आदि थे। इस प्रकार इस रूस, ईरान, तुर्की आदि ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। तुर्की के प्रधान अनवर पाशा और गवर्नर को भी सहायता मिली। रेशमी रुमाल पर लिखे गालिब अलम षड्यंत्र सभी मुसलमानों ने एकत्रित संगठित होकर ईसाइयों के विरुद्ध जंग शुरू की, पकड़े गए। राजा महेंद्र प्रताप ने हस्ताक्षर सोने की पट्टी रूस के बाहर जाकर भेज दी, जिसमें जोर का इंग्लैंड के साथ संबंध तोड़ने लगा। रूस के क्रांतिकारी ट्रस्टी ने तो भारत की क्रांतिकारियों को सभी तरह से सहायता देने का वचन दिया। बर्मा में सोहनलाल पाठक की, सिंगापुर में परमानंद ने क्रांतिकारी प्रवृत्ति की। उसके अतिरिक्त कामोडांग और थॉमस सिस्टम की घटनाओं ने क्रांतिकारी विदेशों में अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की जागृति की प्रेरणा दी। भारत के राष्ट्रीय और उग्र क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में देशभक्ति से भरे 18 से 24 वर्ष की आयु के युवकों ही थे। मौत को मुट्ठी में लेकर कोई भी साहस और रोमांचक कार्य वे पूरा करते और पकड़े जाने पर हंसते हंसते इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम का गान करते नारा लगाते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ जाते थे। इस तरह से मातृभूमि आज़ादी के उत्तम ध्येय के लिए वीर गति को प्राप्त करते हुए बढ़ी आगे। उन्होंने जो ऊंची देशभक्ति, त्याग और बलिदान दिया, वे युवा पीढ़ी को सदियों तक प्रेरणा देते रहेंगे। अब हम माल मोंटो सुधार 1909 फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच कौमवाद फैला के उन्हें अलग किया गया योजना बनाई। 1906 में आगा खान ने नेतृत्व में मुस्लिम का प्रतिनिधित्व मंडल पैरस मिट्टन ने मिला। उस समय भारतीय मंत्री माले का था और 1909 में इस सुधार को माल मिट्टो नामक सुधार कहते थे। गांधी जी का भारत में आगमन। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के विरोध सत्याग्रह की लड़ाई सफलतापूर्वक लड़कर भारत वापस आए। अपने
गांधी जी के बारे में ये रंग भेद की नीति तो सुना ही होगा कि जब है ना गांधी जी भारत लौट रहे थे, तब है ना वो एक बार ट्रेन में गए, तब उन्होंने अंग्रेज़ों ने उन्हें वो सांवले रंग के है इसलिए, और अंग्रेज गोरे होते इसलिए उन्होंने इस बात के लिए भी उन्होंने आंदोलन किया था, और इसके आंदोलन करके वापस सफलतापूर्वक वह गांधी जी वहाँ से भारत वापस लौटे। इसके बारे में यहाँ पे भी बताया है। 1915 में अपने राजगुरु गोपाल कृष्ण गोखले, आध्यात्मिक गुरु श्रीमंत राजेंद्र चंद और प्रेरणा लेकर गांधी जी ने भारत के बहुत से भागों का प्रवास करके भारतीय जीवन को पहचानने का प्रयास किया। हिंदुस्तान की गरीबी का मूल अंग्रेजों द्वारा होने वाले शोषण को कारणभूत मानकर हिंद में से ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का उपाय विचार किया। रॉयल एक्ट ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड के कानून विभाग के मंत्री रॉयल एक्ट की अध्यक्षता में 1919 को रॉयल एक्ट बना। ये कानून क्रांतिकारियों के राष्ट्रवादियों का दमन करने में उद्देश्य से बना था। व्यक्ति स्वतंत्रता और वाणी स्वतंत्रता का समाप्त करने वाला यह कानून काला कानून के रूप में जाना जाता था। इस कानून के अनुसार किसी भी संदेशबद्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती है और उस पर मुकदमा चलाया बिना कई दिनों तक उन्हें जेल में बंद रखा जाता था, जिससे गांधी जी ने उसे काला कानून कहा है। मोतीलाल नेहरू के मत अनुसार दलील और अपील और वकीलात के अधिकार छीन लिए गया। इस कानून से ब्रिटिश सरकार को विरोधी दमन करने की विशाल सत्ता मिल गई। इसीलिए उनके नेताओं और जनता ने जगह जगह विरोध किया। उसके विरोध में सभाएं, जुलूस, प्रदर्शन और हड़तालों का आयोजन हुआ। सरकार ने दिल्ली में गांधी जी को गिरफ्तारी किया। 6 अप्रैल 1919 में पंजाब डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तारी किए जाने पर आंदोलन उग्र हुआ। पंजाब में सरकार ने दमन का खुला दौर चलाया। अब हम जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ेंगे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग के हत्याकांड हुआ था। पंजाब में अमृतसर में लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई। उसके विरोध में बैसाखी के त्यौहार दिन पंजाब में अमृतसर की स्थिति जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन हुआ। सेना के सैनिकों को लेकर जनरल ऑर्डिनर डायर वहां पहुंचे गए। बिना किसी पूर्व चेतावनी के निर्दोष जनता मशीन गन से गोलियों की वर्षा की। बाग के चारों ओर ऊंची दीवारें, बीच में खुला खाली कुआं और बाहर निकलने का एक ही सकारा मार्ग होने से असंख्य लोग गोलीबार का भोग बने। सरकारी वितरण के अनुसार 379 लोग मारे गए और 1200 घायल हुए, जबकि कांग्रेस के अनुसार 1000 लोग मारे गए। ब्रिटिश सरकार की ओर से बीच जांच करने पर हेड कमिश्नर जनरल डायर का बचाव किया गया और अज्ञाता के हुई प्रतिकारण भूल के रूप में समाय मानी। दूसरी तरफ डायर जब इंग्लैंड वापस गया तब उसे 2000 पाउंड तथा तलवार भेंट करके सम्मानित किया गया। इससे भारत के लोगों को जबरदस्त आघात लगा। इस अमानवीय हत्याकांड के बाद गांधी जी की अंग्रेजों के प्रति रही सही श्रद्धा भी डगमगा गई। इस घटना से समग्र देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन, भावी आंदोलन की भूमिका इसी हत्याकांड से पूरी हुई। अब हम खिलाफत आंदोलन देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की जर्मनी के पक्ष में शामिल हुआ था। इंग्लैंड की विजय के पश्चात उसके साथ जो संधि की गई थी उसकी शर्तें अत्यंत कड़ी और अत्यंत पूर्ण थी। तुर्क को सुल्तान, उस समय इस्लाम धर्म का खलीफा धार्मिक बड़ा था, उस पर कठोर शर्त लादी गई थी। उसका विरोध करके उसे हल्की करने के लिए भारत में जो आंदोलन हुआ उसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। अली बंधु, मौलाना शरीफ अली, मौलाना मोहम्मद अली इस आंदोलन के मुख्य नेता थे। हिंदू और मुसलमान एकता के विचार में गांधी जी ने इस आंदोलन को समर्थन देने का अनुरोध किया। कांग्रेस के असहयोग से यह आंदोलन व्यापक बना। अब हम देखेंगे असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला। असहयोग आंदोलन में
दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में स्वीकृति मिली। कांग्रेस ने अब ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के बदले स्वराज्य ही चाहिए ऐसी मांग बुलंद की। रचनात्मक पहलू। आंदोलन के सकारात्मक पहलू में हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ बनाया। स्वदेशी चीज वस्तुओं का आग्रह रखना पर घर घर चक्रा चलाना, तिलक स्वराज्य फंड और में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना, खादी अवशेष वितरण, शराब निषेध, राष्ट्रीय शिक्षा का समावेश होता था। खंडात्मक पहलू। जबकि दूसरी तरफ सरकारी नौकरियां, धारासभा, सरकारी स्कूल कॉलेज का त्याग करना, सरकारी अदालतों, स्थानीय और स्वराज्य की स्थापना में निकृत सदस्यों द्वारा त्यागपत्र देना, विदेश और वस्त्र और माल सम्मान का बहिष्कार, सरकार कार्यक्रमों और उपाधियों वगैरह का बहिष्कार जैसे अनेक कार्यक्रमों को समावेश होता था। अब हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।